हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड दिस इज अवर फिफ्थ सेशन ऑन परसेंटेजेस। हम लोग परसेंटेजेस बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर कर रहे हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम्स में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एंड ये हमारा फिफ्थ सेशन है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के 4 सेशंस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाना, आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, SICI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की, उन सभी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वो वाले सेशंस भी देखो स्टार्टिंग के, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के 4 सेशंस मिस कर दिया तो फिफ्थ सेशन से आपको आई थिंक चीजें थोड़ा समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, बट अगर पहले बेसिक्स क्लियर है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने अभी तक शुरू के 4 सेशंस में उसका जितना भी मतलब बेसिक्स है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, कन्वर्जन है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कैसे इनको अप्लाई करते हैं, वो करा दिया है और 5 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो बच्चे अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चंस मैं सेशन नंबर 3 में करा चुका हूं, फिर सेशन नंबर 4 में कुछ थ्योरी बचती थी, मैंने वो कराई। ये सारे क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इजी क्वेश्चंस भी हैं तो थोड़ा मतलब ताकि आपको बूस्ट मिले, बट धीरे धीरे सारे टाइप्स कवर करूंगा मैं। और मैं मतलब ये तो बोल सकता हूं ना, खैर आपको मैंने अपने YouTube चैनल पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करा रखे हैं कैट के। तो आप आई थिंक मुझसे क्वेश्चन तो ना करिएगा सर कैट में ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अगर आपको सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी और भी है लिस्ट, प्लेलिस्ट आप जाके चेक करेंगे तो आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा आसान क्वेश्चन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660। दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 1660 है। इफ 6 1/2% ऑफ वन नंबर इज 8 1/2% ऑफ द अदर नंबर। पहले नंबर का 6 1/2% दूसरे नंबर के 8 1/2% के क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले 6 1/2% पहले नंबर को ना आप लोग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, आप लोग फर्स्ट नंबर को x मान लो और सेकंड नंबर को y मान लो। ठीक है, फर्स्ट नंबर को x मान लो, सेकंड नंबर को y मान लो। तो पहले नंबर का 6 1/2%। ठीक है, तो 6 1/2% मतलब मैं इसको इतना तो नहीं लिखूंगा, इसको मतलब थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे अपन लोग। ठीक है, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13, 13/2% ऑफ फर्स्ट नंबर को हमने x माना है, इज इक्वल्स टू होगा 8 1/2, 8 इंटू 16 प्लस 1 17/2% ऑफ सेकेंड नंबर जिसको हम लोगों ने y माना है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ये सब रिड्यूस हो जाएगा, इससे रिड्यूस हो जाएगा। यहां से x और y का जो रेशियो आएगा वो 17/13 आएगा। बोले थे हाँ या ना? यहां से x और y का जो रेशियो आया वो 17/13 आया। इसका मतलब पता क्या होता है बच्चे? अगर x का वैल्यू 17 है तो y का वैल्यू 13 है। इसका मतलब होता है अगर x का वैल्यू 17 है तो y का वैल्यू कितना है, 13। अगर x का वैल्यू 17 है तो y का वैल्यू कितना है, 13 है। इसका मतलब ये होता है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स कितना है, 1660 है। अगर मैं यहां पर देखता हूं इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 4 है। यानी कि मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग x 17 है, y 13 है, तो मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है, 4 आया। बट वो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है अपने को, 1660 दिया हुआ है। जिसको मैं 4 बोल रहा हूं एक्चुअल में वो 1660 है। द स्मॉलर नंबर यानी कि स्मॉलर नंबर y है, सेकंड नंबर स्मॉलर है जिसका वैल्यू 13 है, वही बताना है। अच्छा, 4 का वैल्यू 1660 है तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1660/4। 1600 को 4 से डिवाइड कर दो तो 400 आता, बट यहां पर 60 भी है तो 15 आ जाएगा। तो दिस इज 415। तो रेशो के 1 का वैल्यू आ गया 415। रेशो के 1 का वैल्यू आ गया 415। स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू छोटी है, 13, यानी कि यहां से 13 का वैल्यू निकाल लेना। तो 415 इंटू 13 से मल्टीप्लाई कर देना। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। एंड इसको भी मैं थोड़ा स्पीडली कर पाऊंगा। 5200 एंड 50 इंटू 13 कितना होता है, 195 होता है ना? यस, 195। 195 उदित, उदित 195 होता है। यस, 5200 5300 5395 मेरा आंसर। ठीक है, हाँ 5395 मेरा आंसर। ठीक है, चलो
इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 5395। तो स्मॉलर नंबर का वैल्यू ये होगा, ठीक है। चलो बच्चे, प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम लोग जब घर पे बैठ के कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पता नहीं मन में आता है कि यार कैट में तो कैलकुलेटर आएगा, कैट में आएगा, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में नहीं आएगा। तो ऐसी ऐसी मल्टीप्लीकेशन को ना करा करो, और घर पे बैठ के कर रहे हो ना, तो कोई टिपिकल सी परसेंटेज आ गई तो चलो अलग बात है, बट बाकी सारे मतलब फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन आ गए तो अलग बात है, बट करा करो घर पे बैठ के। ये आदत बनाने वाली बात होती है, पता है आपको, आदत बनाने वाली बात होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग एक हाथ से ड्राइव कर रहे होते हैं, आदत बन गई। कुछ लोग एक हाथ से फोन पे बात करते बाइक भी चला लेते हैं, आदत हो गई, वो आदत बना रखी है, इतनी गंदी आदत है और ये, ठीक है। तो आदत ही तो है। तो मैं कहता हूं आप मल्टीप्लीकेशन की आदत बनाओ। आपको कहीं पे भी नंबर्स दिखाई दिया, आप मल्टीप्लाई करना शुरू करो, कहीं पे भी दिखाई दे रहा है, तो वो आदत बन जाएगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, रवि सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी व्हाइल अमित सेव्स 22%। रवि अपनी सैलरी का 14% सेव करता है, अमित अपनी सैलरी का 22% सेव करता है। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी, इफ बोथ गेट द सेम सैलरी एंड अमित सेव्स 1450। अमित की सेविंग कितनी है? 1450 है, दोनों की सैलरी सेम है। व्हाट इज द सेविंग्स ऑफ रवि? तो रवि की सेविंग्स कितनी होंगी हमें ये बता, ठीक है। देखो एक्चुअल में दिया हुआ है रवि सेव्स, रवि की सेविंग्स कितनी है? रवि की सेविंग कितनी है? 14%। और अमित की सेविंग्स कितनी है? 22%। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, और इसका हमें एक्चुअल वैल्यू भी दिया हुआ है। अमित कितनी सेविंग करता है? 1450। परसेंटेज में कितना है? 22%। दोनों की सैलरी तो सेम है ना, ठीक है, दोनों की सैलरी सेम है। मैं ये बताना चाहूंगा आपको, अगर इसकी सैलरी 100 है तो इसकी सैलरी भी 100 है, मतलब सेम पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 अगर इसकी सैलरी है तो 14 रुपीज सेव करता है, 22 रुपीज सेव करता है हमारे अकॉर्डिंग। अगर दोनों की सैलरी 100 रुपीज है, मान लो इसकी सैलरी भी 100 रुपीज है रवि की, और अमित की सैलरी भी 100 रुपीज है, तो रवि की सेविंग 14% है, यानी कि 14 रुपीज सेव करता है। इसकी सेविंग 22% है, 22 रुपीज सेव करता है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमित कितना सेव करता है? 1540। मेरे अकॉर्डिंग अमित 22 रुपीज सेव कर रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कर रहा है? 1540 कर रहा है। 22 से इसको उड़ा दूंगा क्या? मैं उड़ा सकता हूँ क्या इसको? यस। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70 आ जाए। तो मेरे 1 का वैल्यू कितना आ गया? 70 आ गया। मेरे 1 का वैल्यू कितना आ गया? 70 आ गया। सेविंग्स ऑफ रवि, रवि की सेविंग्स कितनी है? 14 है हमारे अकॉर्डिंग, बट हमारे 1 का वैल्यू 70 है, तो 14 का वैल्यू कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 14, एंड सभी को पता है कितना होता है? 980 आएगा ये मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 980 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बड़ा ही बकवास क्वेश्चन था, निहायत ही बदतमीज क्वेश्चन था, ठीक है। बड़ा बड़ा इजी क्वेश्चन था यार, मतलब कुछ और होना चाहिए था शायद, इसमें मुझे ऐसा लगता है कुछ और पूछ लेता, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगता, ठीक है। पता नहीं अब जो भी था, चलो कर लिया, ठीक है, हो सकता है इजी क्वेश्चन के लिए मैंने डाल दिया हो इसको, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये रहा। अच्छा, यहां से बहुत बड़ा कुछ थोड़ा सा सीखने के लिए मिलेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रोल होगा यहां पर थोड़ा सा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को सेशन नंबर 4 में बताया था, ठीक है। देखते हैं, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, then find the percentage change in the area. If the side of the square is increased by 12.5%, स्क्वायर की जो साइड है वो 12.5% से इंक्रीज हो गई साइड, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। आपको पहले बात तो पता होना चाहिए एरिया कितना होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए कितना होता है बच्चे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड स्क्वायर, पहला पॉइंट तो ये। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड स्क्वायर होता है। ये पता है क्या आप लोगों को? ठीक है, अगर इतनी बात पता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। भाई ये मिट का बड़ा बदतमीज है तो यार, है ऐसे कैसे हो गया यार? हाँ ठीक है, चलो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर करो तो एरिया आ जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बच्चे देखो, छोटी छोटी चीज समझनी होती है, ठीक है यार। आप लोग ना मुझसे बोल सकते हो, ठीक है, वैसे तो आई थिंक कुछ लोगों के मन में बात आई होगी पिछले क्वेश्चन को लेके, सर आपने 100 क्यों माना सैलरी? हो सकता है आपके मन में आ सकते हैं कि सर सैलरी को 100 क्यों माना है आपने? बच्चे अगर हमारी परसेंटेजेस इजी है,
जैसे 20%, 25%, 23%, 24%, 46%, 44%, 72%, 79% इजी परसेंटेजेस हैं। तो आप अपने क्वेश्चन को 100 मान के कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? यस। बट अगर क्वेश्चन में परसेंटेजेस टिपिकल हैं, अब मेरी नजर में टिपिकल परसेंटेजेस कौन सी होती हैं, ठीक है, जैसे 7 1/7%, 14 2/7%, 16.66%, ठीक है, 27.27%, ये मेरे नजर में कैसी परसेंटेजेस हैं? टिपिकल परसेंटेज, यानी कि जो परसेंटेज में होती है, मतलब डेसिमल में होती है, फ्रैक्शन में होती है। अब 12.5% आया है यहां पर, ठीक है, मेरी नजर में टिपिकल परसेंटेज है, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन को 100 मान के नहीं करूंगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर पहले साइड 100 थी, अब साइड कितनी हो गई, 112.5 हो गई। ये पहले वाली साइड है, ये अब वाली साइड है। सर इसका स्क्वायर कर लेंगे, इधर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, और इसका स्क्वायर तो तुम्हें आज तक इस जन्म में तो तुम्हें याद नहीं हो पाएगा। फिर तुम इंक्रीमेंट देखोगे और फिर आंसर निकालो। ये काम वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये 100 मान के कर लेता है इसको। बट अगर यहां पर टिपिकल परसेंटेज ना आता, इजी परसेंटेज आता, ठीक है, जैसे अगर यहां पर 12.5 की जगह 20% होता, ठीक है, अगर रेक्टेंगल स्क्वायर की साइड 20% इंक्रीज होती तो मैं कर लेता। मैं कहता भैया पहले वाली साइड 100 है, अब वाली साइड कितनी है, 120 हो गई, 20% इंक्रीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 से कितना हो गई, 120 हो गई। अब ये तो हमारी ओल्ड साइड है, ये हमारी न्यू साइड है। आप इसका स्क्वायर करोगे, एरिया आ जाएगा, तो ये आ जाता हमारा 10,000 आ जाता। आप इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 00। तो एरिया 10,000 से 14,400 हो गया, यानी कि 4400 रुपए का इंक्रीमेंट आया ऑन 10,000। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। हम ऐसे कर लेते हैं, अगर ये हमारे पास तब आता 44% आता, ठीक है, मतलब अगर ये इजी परसेंटेज आता तो शायद मैं इसको 100 मान के कर लेता, शायद बोल रहा हूं मैं तब भी ना करता। मैं तो बताऊं ना, मैं तब भी ना करता, क्योंकि मुझे ना 20% की फ्रैक्शंस याद हैं, उसका इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है मुझे क्या होता है। तो मैं पता कैसे करता है इसको, अगर 20% भी आता है यहां पर, तो अगर 20% यहां पर आता, मुझे पता है 20% कितना होता है, 1/5। ओल्ड साइड और न्यू साइड, मैं इसको ऐसे करता, 5 का 20% 1 होता है। अगर हमारी पुरानी साइड 5 थी तो न्यू साइड कितनी हो गई, 6 हो गई। 5 का 20% 1 होता है, तो 5 पे 1 इंक्रीज हो गया। 5 को अगर 1 से बढ़ा दूंगा तो इट मींस 20% इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये साइड है, ये भी साइड है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 25 से 36 हो गया, यानी कि 11 का इंक्रीमेंट आया। किस पे, 25 पे। कभी भी जब इंक्रीमेंट निकालना होता है ना, तो हमेशा प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज में अगर डिफरेंस देखना है तो आप पुरानी भी चीजों से देखते हो, ठीक है। मैं कहने लगूं यार आजकल के जमाने में तो 500 का नोट बड़ा चलता है, पहले से कितना चेंज आया। अब हम जाएं आजादी, मतलब बिल्कुल हम 75 ईयर्स पहले चले जाएं तो तब तो नहीं था यार, ठीक है। तो वो चेंजेस ना पुरानी चीजों से देखे जाते हैं। तो पुराना एरिया 25 है, नया एरिया 36 है, तो एरिया में 11 का इंक्रीमेंट है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, परसेंटेज 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है 25 पर। तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 11 इंटू 4 कितना आएगा हमारे पास, 44% आएगा। मैं होता तो शायद ऐसे करता, ऐसे भी नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज फ्रैक्शन रूल, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास, क्वेश्चन में बोला गया था जो साइड है ना वो 12.5% से इंक्रीज हुई है। तो व्हाट इज 12.5%? 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। यहां से देखो 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है। 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आ गई क्या? 8 का 12.5% कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। साइड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो यहां पर मैं ओल्ड साइड की बात करूंगा, यहां पर मैं न्यू साइड की बात करूंगा। मान लो मेरी, अब आपको पता है डिनोमिनेटर को हम लोग पुरानी चीज मानते हैं, आपने शुरू के 3 क्वेश्चंस भी करे थे। तो मैंने मान लिया जो मेरी ओल्ड साइड है वो 8 है। 8 का 12.5% 1 होता है, तो 8 से कितना हो गई, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 9 हो गई। तो यदि मेरी पुरानी साइड 8 थी तो मेरी न्यू साइड कितनी हो गई, 9 हो गई। यदि मेरी पुरानी साइड 8 थी तो मेरी न्यू साइड कितनी हो गई, 9 हो गई। तो साइड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ये तो साइड की बात है।
अगर 8 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इट मींस 12.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब साइड का स्क्वायर कर दो तो एरिया बन जाता है, तो 8 का स्क्वायर करा तो 64 आ गया, 9 का स्क्वायर करा तो 81 आ गया। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 17, अगर आप देख पा रहे हो तो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 17, 17 का इंक्रीमेंट आया 64 पर। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एरिया, 17 का इंक्रीमेंट आया 64 पर। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से उड़ाओ, यहां पर 25 आएगा, यहां पर 16 आएगा। 17/16 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज मोर देन 25% आंसर आएगा, 25 26 7 के अराउंड आंसर आएगा, ठीक है। तो 26 के अराउंड आएगा, तो समझ गए होंगे आई थिंक आप इस बात को, ठीक है। मोर देन 25% आएगा, इसको सॉल्व करना है ना, 17/16 इंटू 25, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। देखो अगर यहां पर 10% आता तो फिर तो कुछ करना ही नहीं था, साइड 10 से 11 हो गई, एरिया 100 से 121 हो गया, 21% का इंक्रीमेंट आ। समझ रहे हो, मतलब अगर ये परसेंटेज फ्रैक्शन का कन्वर्जन पता है ना तो चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी। हमें पता होना चाहिए था 12.5% 1/8 होता है, ये पता होना चाहिए। 12.5% कितना होता है, 1/8। इसको हम लोगों ने पुरानी साइड मान लिया, ओल्ड साइड अगर हमारी 8 है, 8 का 12.5% 1 होता है। मैं 3-4 सेशंस में बता चुका हूं ये बात। तो 8 से कोई चीज कितना हो गई, 9 हो गई। 8 का स्क्वायर किया 64, 9 का स्क्वायर किया 81, 64 से एरिया 81 हो गया, तो एरिया में 17 का इंक्रीमेंट आया 64 पर। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 किया हम लोगों ने, क्योंकि बाय 64 पर हम पहुंचे नहीं थे, ठीक है। तो ये काम सबके लिए सेम रहेगा, इतना काम इसको सॉल्व करना, और वहां से भी हमने आंसर के नजदीक पहुंचना है। 17/16 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा वैल्यू होगा मतलब, ठीक है। और उसका 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 26 के अराउंड हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है, जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है, ठीक है। चलिए मुझे लगता है यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो एग्जैक्ट बताऊं तो 26.56 आएगा, मैंने भी कैलकुलेट कराया अभी, ठीक है। चलो क्लियर है बात। अब अगर इसी के जैसा एक क्वेश्चन और कराया जाए बच्चे, ठीक है, हाँ, मतलब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको देखना। अब यहां पर रेक्टेंगल है, हमेशा ध्यान रखना, रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं, लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। तो दोनों चीजों पे फोकस करना है आप लोगों को, यहाँ पर सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस नहीं करना, यहाँ पर आपको दोनों चीजों पे फोकस करना है। देखना जरा एक बार दोनों चीजों पे फोकस करके, ठीक है। एक बार यहाँ पर देखना जरा दोनों चीजों पे फोकस करके, इसको रीड करो, पहले खुद ट्राई करो फिर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं। If one side of a rectangle is increased by 16.66% and the other is decreased by 10%, रेक्टेंगल की एक साइड 16.66% से इंक्रीज हो रही है, दूसरी साइड 10% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दो साइड होती है रेक्टेंगल में, आपको पता होगा रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। वैसे तो मैं ज्योमेट्री पढ़ा नहीं रहा अभी, आपको पता होना चाहिए एरिया कितना होता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। चलो एक साइड 16.66% से इंक्रीज हुई है, दूसरी डिक्रीज हुई है 10% से। तो मान लेते चलो लेंथ है, लेंथ हमारी इंक्रीज हुई है 16.66% से, ठीक है। हाँ, तो ओल्ड लेंथ और न्यू लेंथ, सबसे पहले 16.66% कितना होता है, 1/6 होता है। 6 का 16.66% 1 होता है। अगर हमारी ओल्ड लेंथ 6 थी तो हमारी न्यू लेंथ कितनी होगी, 6 का 16.66% 1 होता है, 6 + 1 7 होगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। फिर हमारे पास आती है, ये तो बात करी हम लोगों ने लेंथ की, फिर दूसरा बात करते हैं हम यहाँ पर ब्रेथ की बात करते हैं जरा, ठीक है। हाँ, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रेथ की बात करते हैं, ठीक है। ब्रेथ हमारा डिक्रीज हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि सर लेंथ को ही 16.66 मानेंगे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इसको ब्रेथ भी बोल सकते हो। एरिया तो दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, साइड का प्रोडक्ट होता है एरिया, ठीक है। ब्रेथ हमारी कितना 10% से डिक्रीज हो गई, तो 10% कितना होता है बच्चे, 1/10 होता है। 10% कितना होता है, 1/10 होता है। तो ओल्ड ब्रेथ की बात यहां पर करेंगे, न्यू ब्रेथ की बातें यहां पर करेंगे। अगर ओल्ड ब्रेथ 10 है ना, तो न्यू ब्रेथ कितना है, 10 का 10% 1 होता है, यानी कि डिक्रीज हो गया।
10 पे अगर कोई चीज 1 से कम होगी तो कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगी, तो न्यू ब्रेथ हमारे पास 9 है। ओल्ड ब्रेथ अगर 10 थी तो न्यू ब्रेथ कितनी है, 9 है। ओल्ड लेंथ 6 थी तो न्यू लेंथ कितनी है, 7 है। बच्चे एरिया निकालो, अब ओल्ड एरिया निकालो, ठीक है, आप ओल्ड एरिया निकालो कितना आएगा, ठीक है। ओल्ड लेंथ 6, ओल्ड ब्रेथ 10, 10 इंटू 6 कितना होता है, 60। समझ में आ गई होगी बात। ओल्ड एरिया, ओल्ड लेंथ, ओल्ड ब्रेथ, 6 इंटू 10 60। न्यू लेंथ, न्यू ब्रेथ, न्यू लेंथ, न्यू ब्रेथ, तो न्यू एरिया कितना आ जाएगा जरा बताना। न्यू एरिया कितना आ जाएगा, 7 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 63। 7 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 63। गेटिंग माई पॉइंट। ओल्ड एरिया 60 आ रहा है, न्यू एरिया 63 आ रहा है। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ओल्ड एरिया 60 आ रहा है, न्यू एरिया 63 आ रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ओल्ड एरिया 60, न्यू एरिया 63, तो एरिया में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का। पहली बात तो ये एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, एरिया इंक्रीज हुआ कितने पे, एरिया परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एरिया। तो एरिया 3 से इंक्रीज हुआ, पुराना एरिया कितना था, 60, हमेशा पुराने से कंपेयर करेंगे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल में यहां से इनटू 100 करने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हमारी फैमिलियर है इनसे। ये 1/20 है, 1/20 5% होता है, ठीक है बच्चे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो यार, बच्चे बोलते हैं सर आपने 16.66% वाले केस को लेंथ क्यों लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं दोबारा आपको एक बार इस क्वेश्चन को, लेंथ किसी भी एक को लेंथ मान लो, किसी ब्रेथ को मान, लेंथ इंक्रीज हुआ 16.66% से, कितना होता है 1/6। तो ये हमने लेंथ की बातें करी है यहां पर, ओल्ड लेंथ और न्यू लेंथ। नीचे वाले को हम लोग ओल्ड मानते हैं, मान लो ओल्ड लेंथ 6 थी, तो लेंथ इंक्रीज हुआ, 6 का 16.66% 1 होता है, तो ओल्ड लेंथ यदि 6 था तो 6 पे 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हो गया, 7 हो गया। फिर वही ब्रेथ की बातें करते हैं हम लोग, ब्रेथ हमारा 10% डिक्रीज हुआ, तो ओल्ड ब्रेथ मान लो अगर हमारा 10 था तो हमारा न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा, 10 का 10% 1 होता है, यानी कि डिक्रीज हुआ है, 10 पे 1 डिक्रीज हो गया तो 9 हो गया। तो ओल्ड लेंथ हमारे पास 6 है, ओल्ड ब्रेथ हमारे पास कितना है, 10 है, तो एरिया कितना आ गया, 60 आ गया। न्यू लेंथ हमारे पास 7 है, न्यू ब्रेथ हमारे पास 9 है, 9 इंटू 7 कितना होता है, 63, तो न्यू एरिया 63 आ गया। तो एरिया 3 से इंक्रीज हुआ, 3/60। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज 5%। हाँ या ना, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है। हाँ, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। दो चीजें हैं, ठीक है। हाँ, आपका मन करे तो आप 16.66% वाले केस को ब्रेथ ले लेना, कोई पंगा नहीं है भाई उसमें, ठीक है, बात तो वही पड़ने वाली है ना। थोड़ा ना कम लिखा करो, और अब मैं ये भी बता देता हूं तुम्हें, मैं तो देखो पूरा लिख के बता रहा हूं समझाने के लिए, मैं जब पूरा लिख रहा हूं ना समझाने के लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना। अच्छा 16.66% से तो इंक्रीज हुआ है, अगर पहले वो, अब पता हो गया ये 1/6 होता है, पहले 6 था तो अब कितना हो गया 7। दूसरा 10% से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो कितना होता है 1/10। मान लो ये पहले वाली साइड है, ये दूसरी वाली साइड है, पहले वो 10 थी, 10 पे 1 कम हो गई 9, पहले वो 10 थी अब 9 हो गई। तो एरिया क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, साइड्स का प्रोडक्ट। 60 था पहले एरिया, अब एरिया 63 हो, एरिया 3 का इंक्रीमेंट हुआ। वहां पे ऑप्शंस ना अलग अलग देता है, 3% इंक्रीज, 3% डिक्रीज, 5% इंक्रीज, 5% डिक्रीज, तो हमारा आंसर आएगा 5% इंक्रीज वाला, ठीक है। ऑप्शंस को थोड़ा सावधानी से देखा करो जब भी आप लोग ऑप्शंस को देखते हो। सो दिस वाज अवर 9th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10th। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझेंगे, एक बार रीड करेंगे, ठीक है, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। फास्टली रीड आउट दिस क्वेश्चन गाइस, एक बार इसको रीड करो जल्दी से। एक बार रीड करो इस क्वेश्चन को, चलो। देखो, if Pawan's income is 25% more than Chintu's income। पहले तो ये वाला लाइन समझते हैं, जो पवन का इनकम है वो चिंटू की इनकम से 25% ज्यादा है। चिंटूज इनकम इज 40% लेस देन रमन्स इनकम। बहुत अच्छी बात है।
देखो इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ये एंड से पहले वाला पार्ट एक मान लेते हैं और एंड के दूसरे वाला पार्ट, मतलब एंड के बाद वाले पार्ट को दूसरा पार्ट मान लेते हैं। पवन's income is 25% more than चिंटू's income. First of all 25%, 25% होता है 1/4। यहां से पवन और चिंटू की बात करें, पवन का इनकम चिंटू की इनकम से 25% ज्यादा है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। 4 का 25% 1 होता है। 4 का 25% 1 होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को 100 मान के कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया चिंटू का इनकम कितना है? 4 है, तो चिंटू से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा। 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है, ज्यादा है। 4 + 1 5, तो पवन का इनकम कितना आएगा? 5। पहली बात तो ये, पवन और चिंटू की इनकम का रेशो आ गया 5/4। इस वाली लाइन से ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कैट में, ठीक है। चिंटूज इनकम इज 40% लेस देन रमन इनकम। रमन की इनकम से 40% कम है किसका इनकम? चिंटू का इनकम। तो ये तो हमारा ज्यादा था। अब बात आती है 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 2/5 है ना। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। अब आपको इसको रीड करना आना चाहिए। 5 का 20% 2 होता है, पता है ना। 5 का 20% 2 होता है, ये बात आपको पता होगी, है ना। चिंटूज इनकम इज 40% लेस देन रमन्स इनकम। चिंटू की जो इनकम है वो रमन की इनकम से 40% कम है। तो कंपैरिजन रमन से किया जा रहा है, तो डिनोमिनेटर को जो मानेंगे ना वो रमन की इनकम मानेंगे। रमन की इनकम यदि 5 है तो चिंटू की इनकम इससे 40% कम है। 5 का 40% 2 होता है, तो वहां से चिंटू की इनकम कितना आएगी? 3 आएगी। समझो बात को, ठीक है। ये वाली स्टोरी, पहले वाला रेशो डिफरेंट था, ये वाला परसेंटेज डिफरेंट है। यहां पर पवन और चिंटू को कंपेयर किया गया है, यहां पर चिंटू और रमन को कंपेयर किया गया है। चिंटूज इनकम इज 40% लेस देन ऑफ रमन्स इनकम। चिंटू का इनकम रमन की इनकम से 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 2/5। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। 40% इज 2/5, है ना। पता है सभी को ये बात? चलो, देन के बाद रमन लिखा हो, तो रमन से कंपेयर किया जा रहा है, तो मैं इसको रमन का इनकम मानूंगा। तो यहां से मेरे पास चिंटू और रमन, अगर रमन का इनकम 5 है, अगर रमन का इनकम 5 है, 5 का 40% 2 होता है, तो चिंटू का इनकम कितना होगा? 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा? 3 आएगा। मुझे लगता है आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा सभी को, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर रमन का इनकम 5 है तो चिंटू का इनकम कितना होगा? 3 होगा। 5 का 40% 2 होता है, 5 में से 2 कम कर दो, 3 आ जाएगा। पवन का इनकम 5 है तो चिंटू का इनकम कितना है? मतलब चिंटू का इनकम 4 है, 4 को 25% बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को यहां तक कोई दुख दर्द परेशानी होगी। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो चिंटू यहां पर भी है, चिंटू यहां पर भी है। चिंटू का वैल्यू यहां पर 4 है, चिंटू का वैल्यू यहां पर 3 है। तो दोनों जगह चिंटू को क्या कर देते हैं? सेम बना देते हैं। दोनों जगह चिंटू क्या करते हैं? सेम बना देते हैं। तो चिंटू को 4 और 3 का एलसीएम लो, एलसीएम लो जरा। 4 और 3 का कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसको कर दो जरा 3 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो जरा 4 से मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम्स 15/12 एंड इट विल बिकम्स 12/20। सो पवन, चिंटू और रमन की कॉमन इनकम का रेशो, कॉमन रेशो कितना आ जाएगा? पवन के आगे 15 लिखा है, अब तो रेशो का क्वेश्चन है। चिंटू आगे 12 लिखा है, रमन के आगे 20 लिखा है। ये हमारे पास कॉमन रेशो आ गया इन तीनों का, मतलब कंबाइन रेशो आ गया इन तीनों का। यहां पर, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। कंबाइन रेशो ऑफ पवन, चिंटू एंड रमन इज 15/20, 15/12/20। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले मैं उसको बता दूंगा। बाय व्हाट परसेंटेज इज रमन्स इनकम मोर देन ऑफ पवन? तो जो रमन का इनकम है वो पवन की इनकम से कितना ज्यादा है? तो पवन से कितना ज्यादा है? पवन 15 है, रमन 20 है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? पवन से। तो 5 ज्यादा है 15 से, कितना आता है? 1/3 आता है। इंटू 100 तो मैं नहीं करता, 1/3 का वैल्यू होता है 33.33%। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो सबसे पहले बात तो हम लोगों ने यहां पर देखा, आपको इनको ये मुझे लगता है इतना स्टोरी तो सबको समझ में आना चाहिए।
चाहे तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रोल कर लो, चाहे कुछ कर लो, पता होना चाहिए, ठीक है। पवन इनकम इज 25% मोर देन चिंटू इनकम, 25% मोर देन कर दो, मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई करते तो मैंने सीधा रेशियो लिख लिया। अगर चिंटू का इनकम 4 है तो पवन का इनकम कितना होगा, 4 का 25% 1 होता है, 4 + 1 5। अब दूसरी बात देखो यहां पर जरा, 40% कितना होता है, 2/5। जो चिंटू का इनकम है वो रमन की इनकम से 40% कम है, तो 40% 2/5 होता है, 5 का 40% 2। तो अगर रमन का इनकम 5 है तो 5 को 2 कम कर दो, चिंटू का इनकम कितना होगा, 3 होगा। चिंटू यहां पर 4 है, चिंटू यहां पर 3 है, 4 और 3 को सेम बनाओ, इंटू 3 इंटू 4, ये भी 12, ये भी 12, इंटू 3 अगर नीचे किया तो ऊपर करेंगे क्योंकि रेशो है, इंटू 4 अगर ऊपर किया तो नीचे भी करेंगे क्योंकि रेशो है। यहां पर ये भी 12 बना, ये भी 12 बना, बट इसके चक्कर में पवन 15 हो गया, ये 20 हो गया। तो पवन चिंटू रमन का रेशो कितना आ गया, 15 12 20। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है भाई, व्हाट परसेंटेज इज रमन इनकम मोर देन ऑफ पवन। रमन का इनकम पवन से कितना ज्यादा है, रमन का इनकम पवन से, कंपैरिजन पवन से हो रहा है, तो इसलिए पवन को डिनोमिनेटर में रखा था। तो रमन का इनकम कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, पवन से, तो 5 ज्यादा है 15 से, विच इज 1/3, जिसको हम लोग परसेंटेज में कितना बोलते हैं, 33.33%। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहां पर इजी परसेंटेजेस थी, 100 क्यों नहीं माना, बच्चे आप 100 मान के कर लेना। पवन इनकम इज 25% मोर देन चिंटू इनकम, यदि चिंटू का इनकम 100 है, यदि चिंटू का इनकम 100 है तो पवन का इनकम 125 होगा, 25% बढ़ गया है ना। फिर दूसरा बात क्या बोला जा रहा था, चिंटू इनकम इज 40% लेस देन रमन इनकम, चिंटू इनकम इज 40% लेस देन रमन इनकम। यदि रमन का इनकम 100 है तो चिंटू इनकम 40% कम कर दो, 60 होगा। चिंटू यहां पर 100 है, यहां पर मतलब रिड्यूस करोगे तो यहां पर भी तो 4/5 आएगा, रिड्यूस करोगे तो यहां पर भी तो 3/5 आएगा। बात तो वही वाली आ गई ना हमारे वाली। अब हम ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं, हम ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं। मैंने जब आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन कन्वर्जन बताया था तो मैंने बताया था रिड्यूस फॉर्म पता होनी चाहिए, रिड्यूस फॉर्म पता होनी चाहिए। अब 100 मान के जो बच्चा करेगा तो उसको ये वाला कैलकुलेशन मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी आपको चिंटू पवन का रेशो 4/5 बताया, चिंटू रमन का रेशो 3/5 बताया, ठीक है, देख लो देख लो, चिंटू पवन का रेशो 4/5, चिंटू रमन का रेशो 3/5, वही रेशो यहां पर आ रहा है। यहां देखना चिंटू ऊपर लिखा है, वहां पे चिंटू नीचे लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, कभी कहने लगो सर रेशो उल्टा आ रहा है। पवन के आगे 5 आना चाहिए, चिंटू को आगे 4 आना चाहिए, पवन के आगे 5 आना चाहिए, चिंटू को आगे 4 आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूज आता है बच्चे, कभी कहते हैं नहीं यार वहां पे 5/4 था, यहाँ पर 4/5। उसके बाद तो रेशो सेम बनाना है, चिंटू यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, 4 3 को सेम बनाओ, एलसीएम 12, कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीज आर द स्टार्टिंग 10 क्वेश्चंस, शुरुआत के 10 क्वेश्चन से बड़े बेसिक क्वेश्चंस लिए थे, सो दैट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। बहुत कुछ पढ़ना है, मैं से बता रहा हूं, जहां तक मैंने लिया है मतलब 80 to 100 क्वेश्चंस होंगे सारे मिला के परसेंटेज के। तो अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है मेरे भाई। मैंने एवरेज मिक्सचर एलिगेशन के आपको 75 क्वेश्चंस कराए हैं जहां तक मेरे को याद आ रहा है, 75 बेसिक टू एडवांस है, फिर 15 क्वेश्चंस एडवांस वाले भी हैं, फिर प्रीवियस ईयर है, तो टोटल मिला के आराम से 100+ पहुंच जाएगा। सेम एज नंबर सिस्टम का भी 100, हर टॉपिक के मतलब 80 to 100 क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं, क्या चाहिए, कोई करा सकता है इतना, ठीक है। 80 to 100 क्वेश्चन तो मैं आपको प्लेलिस्ट चूज करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, एवरेज की प्लेलिस्ट पढ़ो जाके, भाई क्लैरिटी, नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी आएगी आपको एवरेज मिक्सचर एलिगेशन को लेके। टाइम एंड वर्क का वो दिया हुआ है लिंक, टाइम एंड वर्क पढ़ो जाके, अलग ही लेवल क्लैरिटी आएगी, ठीक है। हाँ, बट टाइम एंड वर्क वाली वीडियो में थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ, तो वो सुबह सुबह मैं लाइव जाता था तो मैं, हाँ तो शक्ल पे मत जाना, ठीक है। चलो ठीक है यार, अपने फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है वो, ठीक है। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब भी आप देखते हो आपको कैसा लगता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चले गाइस, सो दैट हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिले, मुझे जाना पड़ेगा इसके लिए। और यार दूसरी बात, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इनको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ये क्वालिटी कंटेंट दुनिया तक पहुंचे, ठीक है। चलिए बाय।